पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर के समस्त छात्रों का, समस्त विद्यार्थियों का एक बार मैं पुनः इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में अपन ने अपने ऑप्शनल पेपर थर्ड यानी औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी का जो पेपर है उसमें हम श्रम संघों के बारे में वार्ता कर रहे थे कि श्रम संघ क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, श्रम संघों के क्या प्रमुख कार्य होते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि श्रम संघों का क्या महत्व होता है। हमने श्रम संघों के महत्व को 4 प्रमुख बिंदुओं में बांटकर अध्ययन करने का प्रयास किया था कि श्रम संघों का श्रमिकों को क्या फ़ायदा होता है, यानी श्रमिकों के लिए क्या महत्व है। दूसरा, श्रम संघों का सेवा योजकों के लिए क्या महत्व है, यानी एम्प्लॉयर्स को श्रम संघों से क्या फ़ायदा होता है। तीसरा, श्रम संघों से समाज को क्या महत्व है, समाज को क्या फ़ायदा होता है। और चौथा और अंतिम था, राष्ट्र को क्या महत्व है, या श्रम संघों का राष्ट्र के लिए क्या महत्व होता है। इसमें से उपरोक्त 2 हम पिछले वीडियो क्लास में जान चुके हैं कि श्रम संघों का श्रमिकों के लिए क्या महत्व है और श्रम संघों का जो है सेवा योजकों के लिए क्या महत्व होता है। इस वीडियो क्लास में मैं आज आपको श्रम संघों के रिमेनिंग महत्व के बिंदुओं को बताने जा रहा हूं कि श्रम संघों का समाज को क्या फ़ायदा मिलता है और श्रम संघों से राष्ट्र को क्या फ़ायदा होता है। साथ ही साथ मैं आपको श्रम संघों की हानियों के बारे में बताऊंगा कि श्रम संघों से क्या हानियाँ भी हो सकती हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चर्चा आज की क्लास में शुरू करते हैं श्रम संघों के महत्व की, कि समाज को क्या महत्व होता है। अब समाज को भी महत्व मिलना चाहिए श्रम संघों का, या समाज को भी फ़ायदा होना चाहिए श्रम संघों का। तो हम बात करते हैं कि अच्छे श्रम संघ जो हैं वो समाज को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित करते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे पहला बिंदु जो है, समाज को वस्तुओं की निरंतर पूर्ति। अच्छे श्रम संघों का फ़ायदा क्या होता है कि समाज को वस्तुओं की निरंतर पूर्ति होती रहती है। मतलब चेन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जहाँ बात आती है वहाँ कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। निरंतर उत्पादन होता रहता है और उत्पादन जो होता है उसकी निरंतर पूर्ति समाज को होती रहती है। तो समाज को क्या फ़ायदा मिलता है श्रम संघों का, कि श्रम संघों के कारण से समाज को वस्तुओं की उपलब्धि निरंतर होती रहती है। अगर मान लीजिए अच्छे मधुर संबंध ना हो, आए दिन स्ट्राइक वगैरह होती हो, तो क्या होगा, उत्पादन में रुकावट पैदा होगी। और जब उत्पादन में रुकावट पैदा होगी तो समाज को निर्बाध रूप से जो उत्पादन का फ़ायदा मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो अच्छे श्रम संघों का फ़ायदा ये होता है कि समाज को वस्तुओं की जिसकी कि उनको आवश्यकता है निरंतर पूर्ति होती रहती है। दूसरा है धन का समान वितरण। अब जो अच्छे श्रम संघ हैं, जो सुदृढ़ श्रम संघ हैं, उनका एक मात्र उद्देश्य क्या होता है कि अपने श्रमिक जो लोग हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको अधिक से अधिक वेतन दिलवाना। सभी श्रम संघों का ये उद्देश्य होता है कि अपने श्रमिकों को अधिक से अधिक वेतन दिलवाना या मजदूरी दिलवाना। जब श्रम संघों के माध्यम से श्रमिकों को ज़्यादा वेतन मिलता है, या हम कह सकते हैं उचित वेतन की प्राप्ति होती है, तो धन का समान वितरण समाज में होता है। तो समाज में भी यदि धन का असमान वितरण होगा तो वो किसी भी देश और समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। तो समाज में धन का समान वितरण का होना आवश्यक है, और ये संभव हुआ है श्रम संघों के माध्यम से। क्योंकि श्रम संघ क्या करते हैं, इनका जो फोकस है वो इसी पर रहता है कि श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी प्राप्त हो, श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले, ज़्यादा पैसा प्राप्त हो, ताकि समाज में समानता बरकरार रहे। तो समाज में धन का समान वितरण हो, इसके लिए भी श्रम संघों का फ़ायदा होता है। और तीसरा और अंतिम है सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि। सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि कब होगी? सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि जब होगी जब श्रमिकों के लिए रोजगार और आय के साधन बढ़ेंगे। अब श्रम संघों का, जैसा कि मैंने पिछले बिंदु में आपको बताया, कि एकमात्र उद्देश्य ये है कि अपने श्रमिक जो हैं उनको अधिक से अधिक वेतन प्राप्त हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा और धन का समान वितरण होगा तो इससे क्या होगा कि श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। और जब सभी श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा तो समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। जैसे अगर हम पहले की बात करें,
आज़ादी के समय की बात करें, 1947, 1950, 1960 की बात करें, तो उस समय के जो श्रमिक वर्ग थे और आज के जो श्रमिक हैं, अगर इनका तुलनात्मक अध्ययन करके देखा जाए तो जीवन स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। पहले श्रमिक पैदल काम पर आते थे या श्रमिक साइकिलों पर आते थे, आज का श्रमिक मोटरसाइकिलों पर आता है। आज का श्रमिक बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया खाता पीता है, एज़ कम्पेयर टू 50 ईयर्स बैक। तो श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आया है, और जब श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आता है तो संपूर्ण समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, और संपूर्ण समाज का जब जीवन स्तर ऊंचा उठता है तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए बड़ी अच्छी बात साबित होती है। तो समाज को श्रम संघों का क्या फ़ायदा है, वो ये 3 बिंदुओं पर ने देखा कि समाज को एक तो निरंतर वस्तुओं की उपलब्धि होती रहती है, दूसरा धन का समान वितरण हो जाता है समाज में, और तीसरा सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो ये 3 प्रमुख फायदे हैं जो कि समाज को श्रम संघों के माध्यम से पहुंचते हैं। अब चौथा और अंतिम है राष्ट्र को क्या लाभ है, कि नेशन को क्या फ़ायदा होता है श्रम संघों का। तो श्रम संघों का अभी तक अपन ने देखा कि श्रमिकों को भी फायदा है, सेवायोजकों को भी फायदा है और समाज को भी फायदा है। जब श्रमिक को फायदा मिल रहा है, सेवायोजक को फायदा मिल रहा है और समाज भी लाभान्वित हो रहा है, तो इन सब का ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो राष्ट्र पर पड़ता है कि राष्ट्र को भी श्रम संघों से कुछ फायदे होते हैं। अब श्रम संघों का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है या राष्ट्र के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, इसको अपन बिंदुवार जान लेते हैं। जैसे पहला बिंदु है औद्योगिक शांति का, इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इंडस्ट्रियल पीस नहीं है तो क्या होगा, उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। अगर औद्योगिक शांति नहीं है, किसी भी देश में औद्योगिक शांति नहीं है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है, तो उसका नुकसान उस राष्ट्र को उठाना पड़ता है। क्योंकि औद्योगिक शांति नहीं होगी तो आए दिन आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगी, तालाबंदी देखने को मिलेगी, छटनी देखने को मिलेगी और भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो औद्योगिक शांति का होना किसी भी सभ्य समाज के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। तो सुदृढ़ श्रम संघ होते हैं तो उनका एक फ़ायदा ये होता है कि वो औद्योगिक शांति के लिए काम करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि येन केन प्रकारेण औद्योगिक शांति विद्यमान रहे। दूसरा है सुदृढ़ प्रजातंत्र, मतलब साउंड डेमोक्रेसी। अब किसी भी देश में प्रजातंत्र और सुदृढ़ प्रजातंत्र का होना हम कह सकते हैं बहुत आवश्यक है। श्रम संघों का यह भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि वे प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करें, मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों को मनवाना और प्रजातंत्र को मजबूत करना, ये श्रम संघों का एक उद्देश्य होता है। तो जितना प्रजातंत्र स्ट्रांग होगा, डेमोक्रेटिक सेटअप स्ट्रांग होगा, उतना ही राष्ट्र को फायदा मिलता है। तो प्रजातंत्र को मजबूत करने की दिशा में भी श्रम संघ कार्य करते हैं, जिसका कि फायदा राष्ट्र को प्राप्त होता है। तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब देश की जो नेशनल इनकम है ये भी बढ़ती है या इसमें भी बढ़ोतरी होती है सुदृढ़ श्रम संघों के माध्यम से। क्योंकि अगर देश में सुदृढ़ श्रम संघ है, अच्छे श्रम संघ हैं, तो उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि सुदृढ़ श्रम संघों के कारण से औद्योगिक शांति होती है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट नहीं के बराबर होता है, मधुर औद्योगिक संबंध बनते हैं सेवायोजकों और श्रमिकों के मध्य, और उसका फायदा ये होता है कि उत्पादन तीव्र गति से होता है, निर्बाध उत्पादन होता है। क्योंकि हम देखते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट इस टाइप की चीज़ें देखने को नहीं मिलती, और जब ये सब चीज़ें नहीं होती तो इससे क्या होता है, उत्पादन निर्बाध होता है, तेज़ी से उत्पादन होता है, और जब उत्पादन तेज़ी से होता है तो कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, और जब कंजम्पशन बढ़ता है किसी भी राष्ट्र में, उत्पादन बढ़ता है, तो सेवायोजकों को भी लाभ होता है, श्रमिकों को भी लाभ होता है, उनके जीवन स्तर वृद्धि होती है, और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इससे देश की नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। और जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो किसी भी देश का जो फायदा होता है। तो श्रम संघों का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्व है कि ये राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। और चौथा है और अंतिम जो है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। श्रम संघों का देश को एक बड़ा लाभ ये भी है कि ये देश में श्रमिकों को तोड़फोड़ की क्रियाओं से रोकते हैं। मतलब सुदृढ़ श्रम संघ हैं
अच्छे श्रम संघ हैं तो वो क्या करते हैं कि तोड़फोड़ की क्रियाएं या स्ट्राइक इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचता है, तो सार्वजनिक संपत्ति भी सुरक्षित रहती है। तो ये कुछ फ़ायदे थे 4 जो कि श्रम संघों के हैं राष्ट्र के दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से। मैं आपको रिपीट कर दूं कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो श्रम संघों का फायदा राष्ट्र को क्या है, एक तो औद्योगिक शांति बनी रहती है, दूसरा प्रजातंत्र सुदृढ़ होता है, तीसरा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और चौथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा होती है। तो छात्रों, ये कुछ प्रमुख लाभ थे जिसकी अपन ने अभी चर्चा की। जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो अपन ने लाभों के बारे में बात की थी कि श्रम संघों का जो महत्व है वो श्रमिकों के लिए क्या है और सेवा योजकों के लिए क्या है। इस वीडियो में अपन ने देखा कि श्रम संघों का महत्व समाज के लिए क्या है और राष्ट्र के लिए क्या है। और अब जो अपन चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये है कि श्रम संघों से हानियाँ क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर श्रम संघ हैं, हमारे यहाँ ट्रेड यूनियंस हैं, तो ट्रेड यूनियंस के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ट्रेड यूनियंस के कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं नो डाउट, नुकसान कम है, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान हैं। तो कुछ 4-5 प्रमुख जो नुकसान हैं ट्रेड यूनियंस के या इसके दोष हैं, उनका भी हम अध्ययन आज करते हैं इस वीडियो क्लास में। तो जहाँ एक और श्रम संघों से श्रमिकों, सेवा योजकों, समाज व देश सभी को लाभ होते हैं, वहीं आप कह सकते हैं कि श्रम संघों से कुछ खतरे भी हैं। सामान्यतः श्रम संघों से हम कह सकते हैं कि निम्न प्रकार की हानियां या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। पहला, औद्योगिक अशांति की आशंका। मतलब अगर सुदृढ़ श्रम संघ हैं तो औद्योगिक शांति गारंटीड है, बिल्कुल गारंटी है कि औद्योगिक शांति होगी। लेकिन प्रायः ये कई बार देखा जाता है कि श्रम संघ जो हैं वो रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क की बजाय डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रुचि लेते हैं। और श्रम संघ के जो पदाधिकारी हैं वे अपना प्रभाव दिखाने के चक्कर में आए दिन हड़ताल वगैरह करा देते हैं, जिससे कि देश में अनावश्यक रूप से औद्योगिक अशांति उत्पन्न होती है। तो मतलब बेसिकली जो श्रम संघों का फ़ायदा है वो ये है कि औद्योगिक शांति की दिशा में काम करते हैं और प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है व्यवहार में कि श्रम संघ जो हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या हम कह सकते हैं रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा दूसरे प्रकार के कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव काम ज़्यादा करने लग जाते हैं। और जब इस प्रकार की प्रवृत्ति श्रम संघों में पाई जाती है तो उससे औद्योगिक अशांति का वातावरण बनता है। औद्योगिक अशांति की आशंका सदैव रहती है, जो किसी भी देश व समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो पहला नुकसान ये है कि इनसे औद्योगिक अशांति की आशंका रहती है। दूसरा, नेताओं की स्वार्थ सिद्धि का साधन। अब दूसरा आरोप श्रम संघों पर यह लगता है कि ये नेताओं की स्वार्थ सिद्धि का साधन बन गए हैं। कई बार श्रम संघों को ये देखने में आता है कि श्रम संघों का नेतृत्व करने वाले अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए श्रम संघों का दुरुपयोग करते हैं। मतलब क्या है, जो श्रम संघों का नेतृत्व करने वाले नेता लोग हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए श्रम संघों का दुरुपयोग कर जाते हैं। और भारतवर्ष में ऐसा बहुत होता भी है और देखा भी जाता है। कई लोग तो श्रम संघ के नेता इसीलिए बनते हैं कि लोग उनको बहुत महत्वपूर्ण समझें, उनको बहुत इम्पोर्टेंस दें, उन्हें लोकसभा या विधानसभाओं में चुनकर भेजें या अपने श्रम संघ उन्हें प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करें। इस प्रकार श्रम संघ न तो श्रमिकों के हित में रहता है और न ही किसी अन्य के हित में हो सकता है। तो दूसरा नुकसान ये है कि ये नेताओं की स्वार्थ सिद्धि का साधन बनकर रह गए हैं। तीसरा नुकसान ये है कि नवीनता पर आपत्ति। नवीनता का मतलब क्या हुआ कि श्रम संघ प्रायः किसी भी प्रकार की नवीनता से घृणा करते हैं। मतलब जब भी कोई नई चीज़ होती है तो आम तौर पर पूरे विश्व में और भारत के संदर्भ में विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ कि श्रम संघ नवीनता से घृणा करते हैं। और इतिहास गवाह है
कि भारतवर्ष में जब जब भी उत्पादन की कोई नवीन पद्धतियाँ आई हैं, कोई नवीन विधियाँ आई हैं, या कार्य विधियों में कोई परिवर्तन किया जाता है, या कोई भी नवीनता लाने का प्रयास किया जाता है, तो श्रम संघ आमतौर पर इसका विरोध करते हैं। और विरोध करने का कारण यही होता है कि जब भी कोई नवीन चीज़ आती है तो उसको सीखने में समय लगता है, और श्रमिक चाहता है कि वो जिस ढर्रे से, जिस पैटर्न से काम कर रहा है उसी पैटर्न पर काम करता रहे, कोई नवीनता ना आ पाए। नवीनता आएगी उनको नए सिरे से सीखना पड़ेगा। जैसे जब भारतवर्ष में कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि कंप्यूटर सीखना लोगों के बस की बात नहीं थी। लोगों को लगता था पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई, जबकि कंप्यूटर से राह बहुत आसान हो गई, जीवन बहुत आसान हो गया। लेकिन लोगों को ये लगने लगा कि कंप्यूटर बहुत ख़राब चीज़ है, इससे लोगों की नौकरियां जाएंगी, इससे काम करने में दिक्कत आएंगी, कौन इसको सीखे, क्या करें, इसको पढ़ना लिखना बहुत दिक्कत का काम है। नवीनता का विरोध, तो ये नवीनता का विरोध जो है ये श्रम संघों का एक आम नारा बन गया है। वो जिस पैटर्न पे चलते चले आ रहे हैं वो उसी पैटर्न पे चलना चाहते हैं। तो श्रम संघों का एक नुकसान ये भी है कि ये नवीनता का विरोध करते हैं। और अंतिम हम कह सकते हैं पारस्परिक मतभेद का, कि श्रम संघ जब एक से अधिक हो जाते हैं तो उसमें पारस्परिक मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, टग ऑफ वॉर होता है। अपनी अपनी सब क्षमता दिखाना चाहते हैं, शक्ति दिखाना चाहते हैं, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, और उसका खामियाजा जो है वो देश को, समाज को, श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब कई बार देखा जाता है कि एक ही संगठन में एक से अधिक श्रम संघ हो जाते हैं, जब एक संगठन में एक से अधिक श्रम संघ हो जाते हैं, या कई बार विभिन्न श्रम संघों में भी आपसी विचार विमर्श के दौरान कई बार कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है, उनके मध्य सहमति होती है, तो ऐसी स्थिति में श्रम संघ जो है उनका कोई फायदा समाज को, राष्ट्र को नहीं मिलता, और उनके जो परस्पर मतभेद हैं उससे देश को नुकसान ही होता है। तो ये कुछ मैंने आपको प्रमुख दोष या हानियां बताई श्रम संघों की, कि श्रम संघों के प्रमुख हानियां क्या हैं। तो आज अपन ने इस वीडियो क्लास में श्रमिकों के रिमेनिंग महत्व को देखा, कि रिमेनिंग महत्व का मतलब कि समाज को क्या महत्व है, श्रम संघों का राष्ट्र को क्या महत्व है, और श्रम संघों से क्या हानियाँ हैं। तो ये 4 प्रमुख हानियाँ हैं जो कि मैंने आपको बताई, जैसे औद्योगिक अशांति की आशंका, नेताओं की स्वार्थ सिद्धि का साधन, तीसरा नवीनता पर आपत्ति, और चौथा पारस्परिक मतभेद। ये 4 प्रमुख समस्याएं श्रम संघों की है। अदरवाइज श्रम संघों के फायदे ज़्यादा हैं। तो विद्यार्थियों, ये टॉपिक थोड़ा सा अपना कंप्लीट हुआ कि श्रम संघ क्या होते हैं। इस चैप्टर में भी आमतौर पर से सवाल आता है कि 20 नंबर का सवाल आता है कि श्रम संघ से आप क्या समझते हैं, श्रम संघ की विशेषताएं बताइए, श्रम संघों के क्या कार्य होते हैं, या श्रम संघ क्या होते हैं, श्रम संघों के क्या महत्व हैं, इनकी क्या हानियाँ हैं। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि श्रम संघ के क्या महत्व हैं और उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास में जो भी पढ़ाया गया समझ में आया होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके नंबर मेरे पास हैं और मेरे नंबर आपके पास हैं, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, और कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई भी शंका आपके मन में हो, उसका आप समाधान मुझसे करवा सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी कोई भी समस्या होगी उसका समाधान करने का। आज की वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।